डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक को लेकर पहली बड़ी खबर, जहां खेरसो में रूस ने 24 घंटे में 76 अटैक किए हैं। एक बार फिर से बता दें, ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने, जहां डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक का लेटेस्ट अपडेट। खेरसो में रूस ने 24 घंटे में 76 अटैक किए हैं। दूसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां माइकोलेव और पोल्टावा साथ ही खार्किव में एयर रेड अलर्ट बज रहे हैं। खेरसो, ज़ेपोरिज़िया और ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में एयर रेड अलर्ट को लेकर बड़ी खबर। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 18 एयर स्ट्राइक की है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से 24 घंटे में लगातार हालात बदलते जा रहे हैं और 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर की है 18 एयर स्ट्राइक। 24 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन पर 54 बड़े मिसाइल अटैक भी किए हैं। चौथी ब्रेकिंग, जहां हर महीने यूक्रेन कर रहा है 90,155 mm शेल्स का इस्तेमाल। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े खुलासे कि किस तरीके से अब यूक्रेन की तरफ से हर महीने किए जा रहे हैं 90,155 mm शेल्स का इस्तेमाल। और इजराइल में कभी भी हो सकता है सिविल वॉर। अगली ब्रेकिंग आपके सामने, जहां इजराइल के राष्ट्रपति इसको लेकर कई बड़े और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अब इजराइल में किसी भी वक्त सिविल वॉर हो सकती है। और अगली ब्रेकिंग, जहां यूएस और साउथ कोरिया की वॉर ड्रिल का वीडियो आ रहा है सामने। देखिए किस तरीके से दोनों देशों की एविएशन ब्रिगेड ने अपनी ताकत दिखाई है। एक बार फिर से बता दें, अगली बड़ी ब्रेकिंग, जहां यूएस साउथ कोरिया की वॉर ड्रिल और इस वॉर ड्रिल को लेकर जारी की गई ये तस्वीरें। यूएस और साउथ कोरिया की इस वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी कि किस तरीके से दोनों के बीच ये वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। और अब इस वॉर ड्रिल की ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां यूएस और साउथ कोरिया की ये वॉर ड्रिल, क्योंकि दोनों देशों की एविएशन ब्रिगेड ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अब अगली वॉर ब्रेकिंग आपके सामने होगी, जहां फ्रांस में हो रहे प्रोटेस्ट की लेटेस्ट तस्वीर और भयावह ये तस्वीर होगी, जहां फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म पर हिंसक प्रदर्शन पूरी तरीके से अब बेकाबू हो चुका है। लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें और किस तरीके से सरकारी संपत्ति को पहुंचाया जा रहा है नुकसान, क्योंकि यहां लोगों की भीड़ अब बेकाबू हो चुकी है। प्रदर्शन इस कदर उग्र हो चुका है कि अब ज्यादातर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और पेरू में साइक्लोन से हुई तबाही की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां फ्लैश फ्लड से 3 मंजिला बिल्डिंग पानी में बह गई है। तो जगह जगह नुकसान की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन किस तरीके से पेरू में साइक्लोन से ये भारी तबाही हुई, लोगों में दहशत, जहां फ्लैश फ्लड से ही 3 मंजिला इमारत पानी की तरह पानी में बह गई। और एक एक कर साथ आपको 8 ब्रेकिंग दिखाते हैं, जहां लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैटल ग्राउंड में न सिर्फ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन बैटल ग्राउंड से ही जो लेटेस्ट तस्वीरें और खबरें आपके सामने थी, जहां डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, इजराइल में किस तरीके से सिविल वॉर की आशंका, साथ ही खेरसो, ज़ेपोरिज़िया और ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में एयर रेड अलर्ट। इस तरीके से 24 घंटे में लगातार बिगड़ते हालात के तहत यह भी देखा गया कैसे यूक्रेन पर 18 बार एयर स्ट्राइक की गई है। और ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से दोनों देशों की अब यहां पर जो वॉर ड्रिल चल रही है यूएस की और साउथ कोरिया की, वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं फ्रांस की भी आज सबसे बड़ी खबर है, जहां पर प्रदर्शन पूरी तरीके से उग्र हो चुका है। और साथ ही फ्लैश फ्लड की 8वीं ब्रेकिंग हमने आपको दिखाई, जहां पेरू में साइक्लोन के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। रूसी रॉकेट लॉन्चर पर यूक्रेन के हमले की यह खबर महत्वपूर्ण, जहां यूक्रेनी हमले में 3 BM-27 रागिन तबाह हो चुके हैं। अब इस बीच युद्ध के इस हालात में यूक्रेनी हमले को लेकर किया गया ये बड़ा दावा, बैटल ग्राउंड से आया ये विध्वंसक वीडियो पहले देखिए। और रशियन पोजीशन पर यूक्रेन के अटैक की अगली बड़ी खबर हमारे पास, जहां यूक्रेनी टैंक ने धुआंधार हमला किया। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है।
लेकिन अब एक विध्वंसक तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए 2023 का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा रूसी अटैक हुआ है और रूस के मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर से बता दें, रूस के ये मिसाइल हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब रूस ने किस तरीके से यूक्रेन के इस फॉरवर्ड पोजीशन पर यह बड़ा अटैक किया है, तस्वीरें आपके सामने। मनीष, रूस के इस मिसाइल अटैक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं कि किस तरीके से ट्रेंचेस में छिपे हुए सैनिकों को न सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि 3 तरफा मिसाइल अटैक, जिसके बाद 100 यूक्रेनी जवानों की मौत की खबर। बिल्कुल सुरभि, देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो एक बार फिर रूस की तरफ से मिसाइल हमले बढ़ रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि रूस अब मिसाइल हमलों को उन्होंने कम कर दिया है, क्या उनके मिसाइल के भंडार खत्म हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके मिसाइल भंडार अब सामने आकर दिख रहे हैं, जिस तरह लगातार मिसाइल हमले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रूस अब जो अगले स्टेज का वॉर है उससे हर तरह से लड़ना चाहता है, यानी आर्टिलरी के थ्रू भी, जो सोल्जर्स ग्राउंड पर है उनके थ्रू भी, अपने एयर पावर के थ्रू भी और मिसाइल के थ्रू भी, और उसके इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये हमले और अधिक तेज होंगे और यूक्रेनियन सैनिकों के लिए ये इसलिए ज्यादा घातक होंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। रशिया की तरफ से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी रशिया अब क्या आने वाले वक्त में पूरी तरीके से गवर्न करने को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकता है? युद्ध के 1 साल के दौरान यूक्रेनी फौज को जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ आंकड़े आपके सामने होंगे, क्योंकि यूक्रेन में ही अब अनुभवी सैनिकों की कमी की वजह से अमेरिका की क्या चिंता बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। 1 साल में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत किस तरीके से चिंता बढ़ाती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिको की ही रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसको लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं और युद्ध के जिस तरीके से 1 साल पूरे होने के बाद यह बड़ा दावा किया जा रहा है, उसके आधार पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि क्या वाकई अब अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन कितना बर्बाद हो चुका है यूक्रेन युद्ध के इन 387 दिनों में। यहां देखिए, यूएस के हवाले से इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान बखमुट में हुआ है और बखमुट में ही अभी कब्जे की इस लड़ाई में कितना कामयाब रशिया हो चुका है, इसकी एक एक एनालिसिस हम लगातार करते हैं। लेकिन करीब 1,20,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर किस तरीके से अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। अब फरवरी में ही 11,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, वहीं जनवरी में 6,500 सैनिकों को जख्मी होने की खबर, वहीं फरवरी में 9,000 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर। क्या वाकई ये साफ जाहिर कर रही है कि अब यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है? क्योंकि 61,000 सैनिकों की मौत भी सितंबर में शोइगु का यूक्रेन के नुकसान पर यह दावा था, जहां 50,000 सैनिकों के घायल होने की भी, जख्मी होने की भी बड़ी खबर आई थी और इसको लेकर भी बड़े दावे किए गए थे। अब वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन के तहत मैं सबसे पहले यहां पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी अशोक सज्जनहार सर, कि क्या यह वाकई कहना सही होगा कि रशिया जिस मिशन के तहत इस पूरी वॉर में वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूक्रेन को लेकर करना चाहता था, अब तो वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुका है ये यूक्रेन के लिए, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब तो अमेरिका की चिंता भी इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभीत, पर 2 मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा। एक तो जो शुरू से रशिया कहता रहा है, जो हम कोई भी जो सिविलियन टारगेट्स हैं यूक्रेन के, उसके ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बमबारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमला नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उनके केवल स्ट्रेटेजिक, जहां पर उनके सैनिक हैं वैसे ठिकानों पर हम कर रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल साफ यही जाहिर होता है, और जो हमने वीडियो भी देखे हैं किस किस सिविलियन एरियाज में, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्रैश हो, सबको ही तहस नहस बर्बाद किया गया है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं आज से बिल्कुल सहमत हूँ। जो जैसे आपने बताया, जो कितने हमले किए हैं, हवाई हमले किए हैं, कितने रॉकेट, कितने मिसाइल अटैक किए हैं, परंतु फिर भी अचंभे की बात है सुरभि इसमें, जो बाखमुत जैसी जगह में अब मेरे ख्याल से 1 महीने से वहां पर लड़ाई चल रही है, परंतु और उधर वागनर ग्रुप से बड़े क्लेम्स होते हैं जो हमने उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, परंतु फिर भी रशिया का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये जो खबरें आ रही हैं
इनको देखना है, सुनना है, सर इनको बखमुत का एनालाइज जहां करना तक आपने है। जिक्र किया, परंतु यहाँ तो इसमें 1-1 किलोमीटर में 800 सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। किस तरीके से यहाँ युद्ध के हालात में बखमुत और बखमुत पर कब्जे की इस जंग में बड़े दावे हो रहे हैं। मनीष से आगे इस पर और अपडेट जरूर लूंगी, लेकिन इस बीच युद्ध के मैदान से यूक्रेन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यही अगली बड़ी खबर है, जहां यूएन में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की की तरफ से भी बड़े दावे किए गए, ये कहते हुए कि युद्ध की वजह से ही बढ़ती सैन्य चुनौतियों से अब यूक्रेन त्रस्त हो चुका है और यूक्रेनी सैनिकों को हाल ही में हुए भारी नुकसान को लेकर न सिर्फ आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े दावे, क्योंकि मौसम भी यूक्रेनी सेना के पक्ष में यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब ये किस बात के संकेत दे रहे हैं? क्योंकि बैटलफील्ड से अगर यूक्रेन के लिए ये खबरें अच्छी नहीं है, तो इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर इन पूरे एनालिसिस के बाद दावे क्या हो रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक अब बहुत खराब स्थिति में आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है युद्ध के मैदान में ही यूक्रेनी सैनिकों को जिस तरीके से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। अब यूएन में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की की तरफ से दावे में कहा गया कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही टैंक ऑपरेशन में सैनिक लगाए जा रहे हैं। सवाल कई हैं इसको लेकर और सवालों के तहत ये जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि यूक्रेन वॉर में नेटो की डायरेक्ट एंट्री की आशंका क्या इन तमाम खबरों के बाद अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिमित्री पोलांस्की का इसको लेकर जवाब यह है कि मॉस्को इस तरह के नतीजे से बचना पसंद करेगा और नेटो और रूस के बीच टक्कर दुनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने से पहले अगली बड़ी खबर का भी मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहां युद्ध के 1 साल होने के बाद जिस तरीके से 387 दिन के बाद हालात बने हुए हैं, 387 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक तस्वीरें, उसी को लेकर बड़े दावे, क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई। यूक्रेन में रूस के नुकसान पर यह हैरान करने वाला आंकड़ा, जहां 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 12 टैंक को उड़ाने का दावा कर दिया है और रूस ने सितंबर के बाद हालांकि कोई अपडेट नहीं किया कि सैनिकों की मौत का आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है। यानी सितंबर के बाद अगर ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात बन चुके हैं वहां पर, क्योंकि युद्ध के ही इन 387 दिन में रूसी नुकसान का ये लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां 24 घंटे में 12 टैंक और कुल नुकसान देखिए यहां पर बताया जा रहा है 3504 टैंक का और 24 घंटे में 11 आर्म्ड व्हीकल, कुल नुकसान आर्म्ड व्हीकल का 6810। इसके साथ साथ 24 घंटे में 1040 सैनिकों की मौत, जबकि सैनिकों की मौत को लेकर 1,62,560 आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने सैनिक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब एक साल में जिस तरीके से यहां सैनिकों की मौत के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, 70,000 बताया जा रहा है। सीएसआईएस के सोर्सेस के हवाले से ही हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि एक साल में किस तरीके से सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अब मॉस्को ने हालांकि सितंबर 2022 के बाद सैनिकों की मौत की संख्या का कोई अपडेट नहीं दिया है। सितंबर 2022 के तक रूस के हिसाब से 6000 से कम सैनिकों की मौत हुई थी। रेस्तोव में एफएसबी की बिल्डिंग में लगी आग की ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों को एफएसबी की बिल्डिंग में धमाके भी सुनाई दिए गए हैं और एफएसबी की बिल्डिंग में लगी आग की रूस ने जांच भी अब शुरू कर दी है। मनीष, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये एफएसबी की बिल्डिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज 43 माइल की ये दूरी ज्यादा नहीं है। अब अगर बॉर्डर से इतने नजदीक सीधे रशिया के अंदर अटैक करने की बात हो रही है तो सवाल तो यूक्रेन पर ही है। बिल्कुल सुरभि, देखिए रोस्तोव वो जगह है जहाँ से हर बार हम लोग जो है सो डोनबास जाते थे। डोनेट्स्क में जाने के लिए आपको रोस्तोव के ही किसी बॉर्डर पॉइंट को क्रॉस करना होता था। यहाँ तक कि मैं क्रीमिया से भी रोस्तोव आता था और रोस्तोव से फिर जाता था। रोस्तोव में रूस के बहुत सारे एसेट्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं और निश्चित तौर पर वहाँ एफएसबी का एक बड़ा रीजनल हेडक्वार्टर भी है। ऐसी स्थिति में उस हेडक्वार्टर को टारगेट करना, एफएसबी के ऑफिस को टारगेट करना, यह बता रहा है कि देखिए यूक्रेन का भी कितना डीप इंटरेस्ट या डीप एसेट्स वहां पर मौजूद है और यह खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वो रोस्तोव हो, बेलगोरोद हो, कुस्क हो, ब्रयांस्क हो, और ये दोनों तरफ से है। लेकिन रूस में भी जो बहुत सारे यूक्रेनियन मौजूद हैं या फिर बहुत सारे रशियन जो यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ये खतरा बना रहता है और उसी बीच में एजेंसीज को भी काम करना होता है। जी, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन इस बीच आगे इस पर अपने मेहमानों से चर्चा करने से पहले एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी ड्रोन की लॉन्चिंग के वीडियो भी सामने आ रहे हैं और मोबाइल प्लेटफॉर्म से TU-143 ड्रोन को कैसे लॉन्च किया गया। TU-143 के जरिए ही रूस पर टारगेटेड अटैक यूक्रेन कर सकता है।
Tu-143 के जरिए रूस पर टारगेटेड अटैक को लेकर ये बड़ी खबर है। हालांकि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म से कैसे ड्रोन को लॉन्च किया गया वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है जहां रशियन पैराट्रूपर्स के ताबड़तोड़ अटैक को लेकर भी खबर आई। रूस का टाइफून VDV आर्म्ड व्हीकल से हमला, जहां ऑटो कैनन की फायरिंग से यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है और रूस ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया गया Tu-143 को लॉन्च और रूस पर टारगेटेड अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई। वहीं ऑटो कैनन की फायरिंग में यूक्रेन को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा, तस्वीरें भी जारी की गई हैं और रूस की तरफ से जारी किया गया है वीडियो दिखाते हुए कि किस तरीके से यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं और रशियन पैराट्रूपर्स की तरफ से हो रहे हैं एक के बाद एक अटैक। यूक्रेन को अब जल्द फाइटर भेजने जा रहा है पोलैंड। बड़ी खबर है, जहां पोलैंड पहली खेप में 4 MiG-29 यूक्रेन को भेजेगा और यूक्रेन को फाइटर देने वाला पहला नेटो देश होगा पोलैंड। अब पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने MiG-29 देने के ऐलान के तहत यह बड़ा दावा भी किया है, क्योंकि यह सबसे बड़ी खबर है युद्ध के इस हालात में, जहां पोलैंड पहली खेप में 4 MiG-29 यूक्रेन को भेजेगा और यूक्रेन को जल्द ही ये फाइटर भेजने का पोलैंड की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला और इसी के तहत यूक्रेन को फाइटर देने वाला पहला नेटो देश बना है पोलैंड। एक बार फिर से बता दें, यूक्रेन को पोलैंड के जिस तरीके से ये पंख मिल रहे हैं, डिटेल जान लीजिए, क्योंकि पोलैंड ये पहला नेटो देश है जो यूक्रेन को जल्द ही फाइटर देने वाला है और यूक्रेन को पोलैंड जिस तरीके से पहली खेप दे रहा है, बड़ी खबर यह आई कि 4 MiG-29 भेजने का फैसला लिया गया है और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने खुद यूक्रेन को MiG-29 देने का ऐलान किया है। हालांकि बाकी MiG-29 की जांच पूरी होने के बाद ही यूक्रेन को दिए जाएंगे। अभी फिलहाल पोलैंड के पास लगभग एक दर्जन MiG-29 फाइटर जेट्स हैं और रूस निर्मित MiG-29 को पोलैंड ने 90 के दशक में जर्मनी से ही खरीदा था, लेकिन इस बीच युद्ध के इस हालात में यूक्रेन को MiG-29 जिस तरीके से दिए जाने का फैसला लिया गया है, उस पर चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि आखिर यूक्रेन को MiG-29 ही क्यों। सबसे बड़ा सवाल, यूक्रेन के पायलट्स को सिर्फ रूसी विमान ही उड़ाना आता है और महत्वपूर्ण यह भी है कि पोलैंड अपने मिग को अमेरिकी फाइटर जेट से अब कर रहा है रिप्लेस। यह बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर अगर यूक्रेन के पास अभी मिग में लोड होने वाले ही मिसाइल है तो MiG-29 ही यूक्रेन के सिस्टम के साथ फिलहाल सिंक कर सकता है। यह खबर इस लिहाज से चर्चा की जानी जरूरी है क्योंकि यूक्रेन को अब जिस तरीके से पोलैंड की तरफ से यह बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है, पोलैंड के MiG-29 देने से क्या अमेरिका का फैसला बदल जाएगा? यही है अगली बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से किया गया दावा जान लीजिए। F-16 फाइटर जेट पर यूएस का फैसला बदलने वाला नहीं है और यूक्रेन को फाइटर देने के फैसले का अभी भी विरोध करते हैं। जॉन किर्बी की तरफ से इसको लेकर और क्या-क्या कहा गया, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि पोलैंड का MiG-29 भेजने का यह फैसला क्या खतरनाक साबित हो सकता है, यही बड़ा सवाल है। क्या पोलैंड के MiG-29 यूक्रेन भेजने के फैसले को रूस नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मानेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ, क्या रूस अब पोलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या रूस का साथी बेलारूस भी पोलैंड के खिलाफ एक्शन लेगा? चौथा बड़ा सवाल, क्या MiG-29 उड़ाने के लिए पोलैंड अपना रनवे भी देगा? हालांकि पांचवा सवाल, क्या पोलैंड के बाद दूसरे पश्चिम देश भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने पर जल्द फैसला ले सकते हैं? यूक्रेन को MiG-29 देने पर रूस की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, ये कहते हुए कि पुराने इक्विपमेंट को खत्म कर रहे हैं पोलैंड और स्लोवाकिया और यूक्रेन को MiG-29 देना विनाश को बुलाने से कम नहीं है। ये कहना ही सबसे बड़ी चेतावनी है और पोलैंड को MiG-29 देने पर क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से यह कहा गया है, यूक्रेन में जितने भी फाइटर आएंगे वो नष्ट कर दिए जाएंगे। माथुर सर, अब ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, 5 बड़े सवाल हमने यहां पर दिखाए। क्या आप ये खुले तौर पर मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप पोलैंड को अपना एक्सेस देना होगा? क्योंकि अगर ये पूरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है और जिस तरीके के वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, यूक्रेन में तो रनवेज भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। किस तरीके से आगे आप संभावनाएं बनती देख रहे हैं? क्योंकि रूस ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक बार फिर से चेतावनी दे दी।
हाँ सुबह, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सटीक आकलन। क्योंकि जब आप एक फाइटर जेट आप उनको दे देंगे, पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट दे देगा, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से रूस इस बारे में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल फ्री है कि ये प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आप एक ऑफेंसिव अटैकिंग एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ बहुत तेजी से ये मेरे हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात जो बिल्कुल सही आपने कही है कि क्यों ये इक्विपमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनियंस इसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं और उनको बहुत कम ट्रेनिंग या ना ट्रेनिंग के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी ऑफेंसिव वेपन सिस्टम अगर आप देते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होती है नंबर्स। 4 एयरक्राफ्ट मेरे हिसाब से, कल निशांत से भी मैंने यही कहा था, ऊंट के मुंह में जेरे के बराबर हैं। और इन 4 एयरक्राफ्ट इनको थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं डाल सकते। कहने का मतलब यह है कि इनकी वजह से यूक्रेन की ऑफेंसिव एबिलिटी में कोई खास अंतर नहीं आएगा। और यूक्रेन जो है उसको लगातार अपने डिफेंसिव जो वेपन जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन करने में इन एयरक्राफ्ट को लगाना पड़ेगा। Nishant agrees with you, sir. He is hearing you out. Just because of the bad throat, he is not a part of this show right now. लेकिन इस बीच बड़ी खबरों को लेकर पूरी तरीके से एनालिसिस जिस तरीके से किया जाता है, अगली बड़ी खबर भी यही है कि यूक्रेन को देने के लिए रवाना हुए कनाडा से लेपर्ड 2 टैंक, और कनाडा ने पोलैंड भेजे हैं 4 लेपर्ड 2 टैंक, और पोलैंड से यूक्रेन लेपर्ड 2 टैंक अगर पहुंचते हैं तो किस तरीके से इसको लेकर ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कनाडा ने यूक्रेन को 8 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया है। कनाडा ने पोलैंड अब फिलहाल 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजे हैं, और यूक्रेन को देने के लिए ही कनाडा से ये लेपर्ड 2 टैंक अब रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब यूक्रेन को सेल्फ प्रोपेल्ड गन स्वीडन देगा। यूक्रेन को आज 155 mm गन देने के फैसले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां यूक्रेन को सैन्य मदद पश्चिम देश बढ़ा रहे हैं। पश्चिम देशों की तरफ से मिल रही यूक्रेन को यह सैन्य मदद, लेकिन यूक्रेन को ही अब 240 वोल्वो मिलिट्री ट्रक बेल्जियम की तरफ से भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जहां अगले हफ्ते मिलिट्री ट्रक्स की डिलीवरी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि 100 बेल्जियन इंस्ट्रक्टर्स यूक्रेनी सैनिकों को इसकी खास ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां पश्चिम की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद, और साथ ही कनाडा ने पोलैंड को अब रवाना किए हैं लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन के लिए, और साथ ही यूक्रेन को सेल्फ प्रोपेल्ड गन देने का स्वीडन का फैसला, वहीं मिलिट्री ट्रक्स की डिलीवरी को लेकर आई ये बड़ी खबर। अशोक सर, क्या इस टाइमिंग का फायदा उठाया गया है रशिया की तरफ से? यूक्रेन में ही यूनिट लगा सकती है अब जर्मन टैंक कंपनी, 2 महीने के अंदर ही रेनमेटल टैंक कंपनी यूनिट खोल सकती है, और यूक्रेन में साल भर में 400 पैंथर टैंक के निर्माण की तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर है। हालांकि बता दें, दुनिया का सबसे एडवांस टैंक जर्मन पैंथर है। चीन से रूस को हथियार भेजे जाने के बड़े दावे और बड़ा खुलासा, जहां बीजिंग से 1000 असॉल्ट राइफल भेजने का दावा किया जा रहा है। चीन ने ड्रोन पार्ट्स और दूसरे सैन्य उपकरण भी भेजे हैं। रिपोर्ट्स के जरिए ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वॉर के दौरान चीन से रूस को हथियार देने को लेकर ये पहली बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि रूस ने चीन को ये हथियार भेजे हैं, और चीन से 1000 असॉल्ट राइफल और दूसरे इक्विपमेंट्स रूस भेजे जाने को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं। और हथियारों की ये खेप जून 2022 से दिसंबर 2022 के बीच हुई है। हालांकि चीन की एक सरकारी कंपनी ने हथियारों की ये खेप रशियन सरकारी कंपनी को भेजी है, और ड्रोन पार्ट्स के भी 12 शिपमेंट, यहां तक कि 12 टन बॉडी आर्मर तुर्की के रास्ते भेजे गए हैं। हालांकि चाइनीज सैन्य साजो सामान का यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल होने का अंदेशा क्या बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अशोक सज्जनवार साहब, मैं आपसे इसको लेकर जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये कई बड़े दावे न सिर्फ चीन की तरफ से दिए जा रहे वेपन्स को लेकर है, बल्कि रशिया क्या इस टाइमिंग का फायदा उठा चुका है सर? पश्चिम की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद और उसमें हो रही देरी, यहां तक कि ट्रेनिंग को लेकर जो वक्त दिया गया है, क्या उसका फायदा रशिया ने नहीं उठा लिया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपसे सहमत हूं सुरभि, क्योंकि हम बहुत समय से सुन रहे हैं जो रूस स्प्रिंग ऑफेंसिव चलाने वाला है। मेरे विचार से स्प्रिंग ऑफेंसिव काफी देर से शुरू हो गया है,
और वो इस चीज का पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है। जो यूक्रेन के पास जो है असला, सामान, वेपनरी, इक्विपमेंट, टैंक्स नहीं आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं, तो उसके और भी जो उसके पास एमिनेशन सप्लाईज थी सब कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। और वहां से आने में, चाहे जर्मनी से हो, पोलैंड से हो, यूके से हो, आने में उसको देर लग रही है। तो मेरे विचार से इसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है, परंतु जो पश्चिमी देश है उन्होंने भी देख लिया है, इसीलिए वो भी थोड़ा तेजी कर रहे हैं। अब ये जो आपने बताया है, जो वहां पर एक फैक्ट्री लगाई जाएगी जिसके 1 साल बाद वो अपना टैंक्स वहां से बनकर निकलेंगे, मेरे विचार से वो काफी देर हो जाएगी, क्योंकि उसको यूक्रेन को जो भी ये असला सामान है, ये आज नहीं, इसको येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे चाहिए था। और अगर इसको हम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो अगर पश्चिमी देशों ने कुछ करना है तो जितना जल्दी हो वो यूक्रेन को और साज सामान से और लैस जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूक्रेन वॉर में चाइनीज एंट्री के सनसनीखेज सबूत को लेकर और वॉर के दौरान यूक्रेन ने जिस तरीके से चाइना में ड्रोन को मार गिराया है, बड़ी खबर आई जहां पूर्वी यूक्रेन में ड्रोन से बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की कंपनी ने भी माना है कि उसी का ही ड्रोन है। इंफॉर्मेशन वॉल पर पहले इस ड्रोन की इंफॉर्मेशन जान लीजिए, क्योंकि ये चाइना में ड्रोन है। यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ चीन के उतरने का क्या ये सबसे बड़ा सबूत है? क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में AK-47 से एक ड्रोन को मार गिराया। उसके बाद क्या खुलासा हुआ? यूक्रेनी जांच के दौरान यह पता चला कि यह ड्रोन चाइना मेड है और चाइनीज UAV 20 किलो के बॉम्ब से लैस था, जिसे यूक्रेनी आर्मी ने निष्क्रिय कर दिया था। हालांकि बड़ी बातें सामने आई म्यूगिन 5 ड्रोन को लेकर कि इसका निर्माण चीन के शिमिन में होता है और कंपनी की तरफ से भी यह मान लिया गया है, चीनी कंपनी मुगिन लिमिटेड ने भी यह कंफर्म किया है कि यह उसी की तरफ से बनाया गया ड्रोन है। अब चीन की कंपनी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया है, लेकिन जिस तरीके से इसका इस्तेमाल युद्ध के इस हालात में हो रहा है, उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां व्हाइट हाउस की चाइना को चेतावनी को लेकर यह खबर आई, यूक्रेन युद्ध पर वन साइडेड ना हो। चीन, ये कहना है व्हाइट हाउस का। यूक्रेन युद्ध में चीन पर हमारी नजर है और यूक्रेन और चीन की बातचीत का हम स्वागत भी जरूर करते हैं, लेकिन अमेरिकी NSA जैक सुलिवन की तरफ से ये चौंकाने वाला बयान दिया गया है। इसको लेकर मनीष, मैं एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी, क्योंकि इस बयानबाजी में चीन को चेतावनी कोई पहली बार नहीं मिल रही है। देखिए, जब मैं वॉर जोन में सैनिकों के बीच में था तो मैंने खुद ही वहां पर अपनी आंखों से चीन के कई सारे हथियार को देखा था और उसमें से ये ड्रोन भी था, जिस ड्रोन को अब यूक्रेनियन ने मार गिराया है। तो चीन तो हथियार दे ही रहा है। चीन ने पहले सैनिकों को वर्दी दी, चीन ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिए, चीन ड्रोन दे रहा है, चीन तमाम दूसरे तरह के हथियार दे रहे हैं। अब अमेरिका को तय करना है कि किस दिन वो उस मुहूर्त का शायद इंतजार कर रहे हैं जब वो ये कहेंगे कि हाँ, हमने मान लिया कि चीन ने हथियार दिया तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन माथुर सर, इस बात को कौन डिनाई करेगा? यूक्रेन की मदद चाइना ने पहले भी की है, वेपन्स के लिहाज से इनके ट्रेड की बात कर लें। आज अगर बड़े स्तर पर चाइना की तरफ से रशिया को ये सहयोग मिल रहा है, ये म्यूगिन 5 की खबर, ये तो ऐसे ड्रोन की बात हो रही है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल था और ऑनलाइन तो कोई भी परचेज कर सकता है इसे। कोई भी ले सकता है। बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी ले सकता है, लेकिन बात जो समझने की वो ये है कि किस प्रकार से चाइना का इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ता हुआ एटलीस्ट नजर आ रहा है। और जब चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि चाइना के खिलाफ अमेरिका का एक्शन मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। चाइना के खिलाफ अमेरिका का एक्शन इकोनॉमिक एक्शन होगा, सैंक्शंस के मार्फत को एक्शन होगा। और चाइना की इकोनॉमी आज स्वयं इस परिस्थिति में नहीं है कि इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा सैंक्शंस का जखीरा वो झेल सके। तो अब ये देखना पड़ेगा, चीन को भी पे करना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा इसमें लड़ाई में, डायरेक्ट वेपन सिस्टम्स रशिया को प्रोवाइड करेगा या उनको किसी और प्रकार से मदद देगा। लेकिन एक चीज जो उभर करके सामने आ रही है कि हम एक नया मिलिट्री ऑर्डर उभरता हुआ देख रहे हैं और यूरोपियन सिक्योरिटी का एक नया आर्किटेक्चर बनता हुआ आपको नजर आएगा आने वाले टाइम में। बट चाइना का तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड और संबंध रहा है। यूक्रेनी लड़ाकू विमानों का रूस पर मिसाइल अटैक, अगली बड़ी खबर, 2 यूक्रेनी Su-25 फाइटर जेट्स के रूस पर भीषण हमले को लेकर यह खबर आई, जहां अनगाइडेड मिसाइल से रूसी ठिकानों पर हुआ प्रहार।
और वॉर जोन में रशियन माइन क्लियरिंग व्हीकल को लेकर अगली बड़ी खबर एक्शन में नजर आए है UR-77 मीटरॉइड व्हीकल। रूस के UR-77 मीटरॉइड के विध्वंसक हमले की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से UR-77 मीटरॉइड रूस का चलता फिरता बारूदी गोडाउन है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां गाइडेड मिसाइल से रूसी ठिकानों पर किया गया प्रहार और किस तरीके से इस बारूदी गोडाउन के तहत ये तस्वीरें वॉर जोन में रशियन माइन क्लियरिंग व्हीकल की सामने आई हैं। अमेरिका को फाइनल वार्निंग, यही है अगली सबसे बड़ी खबर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरियाई ICBM के वीडियो से यूएस में क्या टेंशन बढ़ गई है। यह वीडियो आपके सामने होगा, जहां देखिए नॉर्थ कोरिया से आए स्वॉन्ग 17 ICBM की लॉन्चिंग का यह वीडियो किस तरीके से अमेरिका की बढ़ा रहा है टेंशन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, जहां स्वॉन्ग 17 को अब प्योंगयांग एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया है। ICBM की ये लॉन्चिंग किस तरीके के दे रही है बड़े संकेत। साउथ कोरिया यूएस की परेशानी इसको लेकर कैसे बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कड़ी चेतावनी देने के लिए क्या यह लॉन्चिंग की गई है, यह एक सवाल है। हालांकि बयान में कहा गया कि रणनीतिक हथियार की लॉन्चिंग ड्रिल दुश्मनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए की गई है, जो कोरियाई प्रायद्वीप में जानबूझकर तनाव को बढ़ा रहे हैं। और न्यूक्लियर वेपन से जवाब को लेकर यह खबर है, क्योंकि ICBM टेस्ट के बाद किम की बाइडेन को क्या यह खुली चुनौती है। ICBM टेस्ट यूएस साउथ कोरिया के उकसावे का ही परिणाम है, यह कहना है किम का। नॉर्थ कोरिया हमले का जवाब हमले से ही देगा। किम ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का इस बीच फरमान सुना दिया है। अब नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को वार्निंग, यह है बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया का ICBM टेस्ट यूएस और साउथ कोरिया के उकसावे का ही परिणाम है, और नॉर्थ कोरिया आगे भी यूएस और साउथ कोरिया के उकसावे का जवाब देता रहेगा। हालांकि किम जोंग उन की इस वुसोंग 17 ICBM टेस्ट के बाद यह डायरेक्ट वार्निंग सामने आ चुकी है। अब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से ही देगा, यह कहना है किम का। नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, और हमले का जवाब हमले से ही दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया गणतंत्र के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। कोरियन प्रायद्वीप जोन में यूएस और साउथ कोरिया की अक्सर जिस तरीके से ड्रिल्स होती रहती हैं, उसे उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए ये बड़ा बयान दिया गया है। अशोक सर, इस बयानबाजी का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर उकसावे की कार्रवाई के तहत ये कोई पहली बार नहीं है किम की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो, लेकिन क्या अमेरिका की टेंशन इसको लेकर नहीं बढ़ जाएगी अब? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और आप ये भी ठीक कर रही हैं, जो ये पहली बार नहीं है। ये जो ICBM है, उसने पहले भी टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, करीब 13,000 किलोमीटर की रेंज, जिससे कि उसने कहा था हम वॉशिंगटन DC तक, जो सारा ईस्ट कोस्ट है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं अपनी मिसाइल्स के द्वारा। तो इसीलिए टेंशन तो जरूर बढ़ेगी। और ये नॉर्थ कोरिया समझता है, जो ये एक्सरसाइज जो वहां पर हो रही है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, ये बड़ी प्रोवोकेटिव हैं, बहुत ही उनको उकसाने के लिए हैं, और इनको खत्म किया जाए। और आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था, जो हम इसको बिना दक्षिण कोरिया से बातचीत किए हुए, जब उनकी बात हुई थी सिंगापुर में किम जोंग उन से, तो उन्होंने कहा था जो हम इसको खत्म कर देंगे। तो इसीलिए ये इसको प्रोवोकेटिव समझता है। थोड़ा बहुत अब देखना पड़ेगा जो आगे अमेरिका इसको कैसे लेकर जाता है, परंतु क्योंकि सर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वॉर ड्रिल होना एक रेगुलर एक्सरसाइज है, और इस तरीके से ये बयानबाजी ऐसे वक्त में करना, सवाल उस टाइमिंग को लेकर भी आता है। कोरियाई कंपनी काय के नए फाइटर जेट के वीडियो की ये तस्वीर आपके सामने होगी, जहां कोरियाई जेट को अपने यहां तैनात करने जा रहा है पोलैंड। MiG-29 की जगह लेगा कोरियाई फाइटर जेट। पोलैंड यूक्रेन को ट्रांसफर कर रहा है अपना MiG-29। मनीष, एक क्विक अपडेट इसको लेकर मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि पोलैंड को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, इस पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। ये डिप्लॉयमेंट, ये पोजीशनिंग आज के इस वक्त में क्या संकेत देती है? अमेरिका तक अटैक कर सकती है नॉर्थ कोरियाई न्यूक्लियर मिसाइल। 33 मिनट के अंदर किम की मिसाइल से यूएस पर अटैक संभव है। एक बार फिर से बता दें, 33 मिनट के अंदर किम की मिसाइल से यूएस पर
अटैक संभव। चीन की एक स्टडी में इसको लेकर कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। तो किम की इस मिसाइल को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिएगा किस तरीके से टारगेट पर है यूएस। अब नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम 33 मिनट में अमेरिका को हिट कर सकती है, यह सबसे बड़ी बात है। चीनी वैज्ञानिकों ने भी किया है नॉर्थ कोरियाई मिसाइल का यह आकलन और डिफेंस सिस्टम को भेद दिया तो पूर्व, पश्चिम और सेंट्रल यूएस में अटैक संभव है। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों ने नॉर्थ कोरियाई स्वांग 15 मिसाइल की स्टडी भी की और उसी के आधार पर एक एटमी मिसाइल स्वांग 15 को बताया गया जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। मनीष, एक क्विक रिएक्शन मैं इस पर आपसे जरूर चाहूंगी क्योंकि ये बड़ी चेतावनी अमेरिका को जरूर दी गई है, जिसको लेकर अभी हमने थोड़ी देर पहले अशोक सर से भी सवाल किया, लेकिन यहां टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश हो रही है तो वो गलत नहीं है। जहां एक अलायंस बन रहा है रूस का, चीन का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो तो है ही। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे नहीं लगता है कि किम चाहे कितना भी शरारती हो, लेकिन वो ये दुस्साहस कर सकें कि वो अमेरिका में अपने मिसाइल से अभी हमले करेंगे। और बाकी कागजों पर तो दिखाई देता है कि नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है, लेकिन जब उसके मिसाइल आएंगे तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका वहां पर फूल माला लेकर खड़ा रहेगा। उनके पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे वो बच सकता है, लेकिन उसके बाद नॉर्थ कोरिया का क्या होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि चीन चाहता है कि अलग अलग जगह पर अमेरिका इंगेज हो, रूस में भी, नॉर्थ कोरिया में भी, ताकि चीन पर जो अमेरिका की कुदृष्टि है वो न आए। अफ्रीका में चाइनीज नेवल बेस पर यूएस अलर्ट है। अमेरिकी जनरल ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया है और चीन को ऐसे किसी भी सैन्य बेस बनाने से रोकने की बात कही है। हालांकि पश्चिमी अफ्रीका में किसी भी चीनी नेवल बेस के खिलाफ यूएस रहा है, यह बड़ी बात है, लेकिन कितना बड़ा थ्रेट और वेस्ट अफ्रीका में चीन की यह दखलंदाजी क्या अमेरिकी शांति में एक सबसे बड़ी खलल है? इस पर चर्चा से पहले जान लीजिए किस तरीके से चीन को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में नेवल बेस बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद कोई भी चाइनीज बेस यूएस के लिए चुनौती होगा। अब अफ्रीका में अटलांटिक के तट पर चीनी बेस पूरे सैन्य समीकरण को क्या बदल देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पैसिफिक में पहले से ही मजबूत चीन अब अटलांटिक में पैठ बढ़ाने की क्या कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है, चीन 14 देशों में नेवल बेस बनाना चाहता है और फ्लीट की साइज के हिसाब से चीन के पास दुनिया में नंबर 1 नेवल फोर्स है। ये बड़ी बातें आपको बताई, लेकिन अब सबमरीन को लेकर रशियन नेवी की बड़ी तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर, अपने तमाम सबमरीन्स पर हाइपरसोनिक मिसाइल रूस लगाएगा और पश्चिम से टेंशन के बीच पुतिन का यह सबसे बड़ा फैसला क्या अब संकेत दे रहा है, क्योंकि यह बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है तमाम सबमरीन्स पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने का। और चीन की जापान को गंभीर चेतावनी, खतरनाक सैन्य तैयारियों के खिलाफ आगाह करते हुए यह चेतावनी। बेवजह चीन से खतरे की बात जापान कर रहा है, यह कहना है चाइना का, और जापान के एक्शन से क्षेत्रीय शांति को भी खतरा है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसको लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा गया है जापान को चीन की इस वार्निंग में, जान लीजिए, क्योंकि जापान की सैन्य तैयारियां शांति के लिए खतरनाक बताई गई हैं और जापान की सैन्य तैयारियों की ओर विश्व को देखना चाहिए। बीजिंग के भारी रक्षा बजट पर जापानी डिफेंस मिनिस्टर ने अब सवाल उठाते हुए कई बातें कही हैं। चीनी प्रवक्ता ने हालांकि कहा था, जापान की आशंका बेवजह है, हम शांतिपूर्ण विकास के पक्ष में हैं, हमारा रक्षा बजट सिर्फ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए है। जापान जिस तरह के हथियार हासिल करने में लगा हुआ है उससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। टोक्यो क्षेत्रीय शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी कदम से परहेज करे, ये बड़ी बातें की गई हैं। अशोक सर, ये सवाल लाजमी भी तो है, अल्टीमेटली अगर किसी तरह का थ्रेट आता है ताइवान पर भी, तो भी जापान को अमेरिका को अपना बेस एक्सेस के लिए देना होगा। जापान को तो हर लिहाज से अगर देखें तो चाइना से खतरा हर फ्रंट पर है, तो अगर जापान इस तरीके की तैयारी करता है तो किस बात का एतराज चाइना को? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुरभि, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चाइना को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जो वो उसके एक्शन से जो कुछ भी जापान कर रहा है, इट्स एक्शन रिएक्शन। एक्शन करता है चीन और उसका रिएक्शन है जापान में। अगर चीन साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में इतनी ज्यादा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं चलाएगा, तो तब जापान का ना तो अपनी ज्यादा इतनी जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है
या और देशों के साथ मिलकर क्वाड में वो अपनी 4 देशों के साथ मिलकर अपने जो संबंध हैं उनको और गहरा कर रहा है, तो जी चीन सर। को दूसरे पर एलिगेशन लगाने से पहले अपने जिगर, अपने उसमें गिरेबान में झांकना चाहिए, जो पहले उसके एक्शंस को वो खत्म करे, तभी उसका जो रिएक्शन है वो कम होगा।